हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं भारवी मैम आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। देखिए, आज हमारा सर्वर जो है बहुत स्लो चल रहा है, तो लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो मैं रिकॉर्डेड करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी ऐप पर। आप लोग क्लास अटेंड कर लीजिएगा और नोट्स अपने कंप्लीट रखिएगा। सिर्फ मैं अभी थोड़ी बिजी चल रही थी, लेकिन 2-3 दिन बाद मेरा शेड्यूल सही हो जाएगा, तब तक ये आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आप लोग से बोला था कि ट्यूसडे तक आप लोग का खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मेरा भी हेल्थ इशू चल रहा था और थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम थी, उसके वजह से क्लासेस जो है ट्यूसडे तक कंप्लीट नहीं हो सकी। लेकिन कल तक मैं आप लोगों से प्रॉमिस तो नहीं करूंगी, लेकिन कल तक आप लोग की जो चैप्टर्स हैं मैथ के वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ एक ही टॉपिक आप लोग का बचेगा, बाइसेक्शन गॉस यही वाला, उसको मैं बहुत ही अच्छे से आप लोग कराऊंगी। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी कि लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही है। मैं आप लोग को तुरंत क्लास खत्म होने के बाद लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगी। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट इन स्पेस का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा क्या होता है फार्मूला, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। देखो फार्मूला क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं, फार्मूला में शुरू से बताती आ रही हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में आप एक नजर सभी जो इंपॉर्टेंस फार्मूले हैं उनको देखते जाइए। और सबसे पहला काम, आपका एग्जाम आज बहुत ही पास में आने वाला है, तो आप जितना हो सके, यदि मैथ के प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो अदर सब्जेक्ट के कंपेरिजन में, तो जितना इंपॉर्टेंस फार्मूला है जो एग्जाम्पल की बात दिया हुआ है वो एक नजर आप डेली देखा करो। ठीक है, 4-5 चैप्टर का एक एक बार आप लोग इंपॉर्टेंस फार्मूला देख लिया करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भी फार्मूला आपको प्रूफ करना होता है, समाकलन के ज्यादातर फार्मूले आपको प्रूफ करने होते हैं, जो कि मैंने कराया था। मैं बीच बीच में ये भी बताते चलती हूँ कि कौन सी फार्मूला आपको पूछ सकता है प्रूफ के लिए। लेकिन अभी जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो प्रूफ करने के लिए आप लोग को दे। इसके बाद मैंने इस चैप्टर में आप लोग को फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें बताया था, जो कोज्या कोसाइन का था, उसमें कोज्या अनुपात, दिक अनुपात, ये मैंने आप लोग को बताया था। वो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने प्रूव भी किया था और पढ़ भी चुके हैं। तो यदि किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो वो फर्स्ट सेमेस्टर के अभी भी क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन देखने की कोई जरूरत नहीं है, सभी बेसिक चीजें यहीं पे हैं और उससे बेसिक क्वेश्चन ही पूछने वाले हैं। चलिए क्लासेस को बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस दिन जो हमारा क्लास खत्म हुआ था वो हुआ था आपका ये क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट में डाल लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आप लोग के पूछ सकते हैं। देखो हम लोगों ने मध्य बिंदु तो पढ़ा है, जैसे दो बिंदु है उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जैसे क्या दे दिया, आपके दो बिंदु दे दिए, मान लीजिए 2 पॉइंट्स दे दिए, वो क्या है आपके अंतरिक्ष में बिंदु हैं, उनके क्या दे दिया, उनको मिलाने वाली रेखा का या उनका आप लोग को मध्य बिंदु पूछ दिया। क्या पूछ दिया, मध्य बिंदु पूछ दिया। अब यहां से देखो मध्य बिंदु आपको पता है x1 प्लस x2 अपान 2 होता है। ठीक है, यदि मध्य बिंदु को ये P है और ये Q वाला बिंदु है, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु R है, तो इसका निर्देशांक x, y और z होता है। इसको हम x1, y1, z1 मान लेते हैं, इसको x2, y2, z2। तो कैसे x निकलेगा, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है x, y, z, वो आपका x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, वैसे ही y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2, और वैसे ही क्या z बराबर z1 प्लस z2 बाई 2। ये क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये मैंने आप लोग को बता चुका था। अब देखिए मैंने ये भी बताया था कि दो बिंदुओं को अंतः विभाजित या बाह्य विभाजित, जैसे कि मैंने 4 संबंधी 3 वाला क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कोई बिंदु है, दो बिंदु, उसको एक बिंदु जो है 4 संबंधी 3 में क्या कर दिए, विभाजित कर दिए, तो उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। इसके पिछले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोग को बताया हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ये सब चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये चीज आने वाली है। ठीक है, ये चीज आप लोगों की आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए, क्या दिए हुए हैं, मध्य बिंदु दिए हुए हैं, तो उनके शीर्ष ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, एकदम फोकस कीजिएगा, कोई
ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसको हार्ड मत समझिएगा, लगाते जाएंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये कोई त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज के मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये बी है और ये सी है। अब इस त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है 1 5 -1, ठीक है। इस वाले बिंदु का निर्देशांक दिया है 0 4 -2 और इस वाले बिंदु का निर्देशांक आपका दिया है 2 3 और 4। ये क्या दिया है, बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। इसका नाम दे देते हैं ये P Q और इसका नाम दे देते हैं R, ठीक है। P Q R जो है, P जो है AB का मध्य बिंदु है, Q जो है AC का मध्य बिंदु है और R जो है वो BC का मध्य बिंदु है। शीर्ष क्या है त्रिभुज का, त्रिभुज का शीर्ष ये वाला है, एक B वाला शीर्ष है और एक C वाला शीर्ष है। मान लेते हैं A वाले शीर्ष का निर्देशांक क्या है, x a y a और z a, ये क्या है, निर्देशांक है जो कि हमें निकालना है, दिया है ना। त्रिभुज के उसके शीर्ष ज्ञात कीजिए, यानी शीर्ष A वाला निर्देशांक ज्ञात करना है, B वाले को मान लेते हैं x b y b और z b, ये इसका निर्देशांक हो गया। C वाले का निर्देशांक हो गया x c y c और आपका z c, ठीक है। आपको ये तीनों निकालना है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है अच्छे से। आपको पता है जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है वो क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों निर्देशांकों का आधा होता है। जैसे x बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक, देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, x बराबर x1 प्लस x2/2 होता है, y बराबर y1 प्लस y2/2 होता है, वैसे ही z बराबर z1 प्लस z2/2 होता है कि नहीं। अब यहां से देखो ये मध्य बिंदु का क्या दिया है, निर्देशांक दिया है। यहां से देखो यदि हम क्या काम करते हैं, इसके मध्य बिंदु को इसके मध्य बिंदु से मिला देते हैं, क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसके मध्य बिंदु को इसके मध्य बिंदु से मिला देते हैं, ठीक है, और इसके मध्य बिंदु को इसके मध्य बिंदु से मिला। अब देखो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु आपस में मिल चुके हैं, क्या है, मिल चुके हैं। अब देखिएगा यहां से देखिएगा आप लोग, अगर A से बिंदु R पर यदि हम लंब खींचे, क्या करें, बिंदु A को बिंदु R से यदि मिलाते हैं तो ये जो रेखा होती है ना, इसको इस रेखा को आधे में डिवाइड कर देती है। क्या करती है, यदि हम इसको इससे मिलाने की कोशिश करें ना तो इस वाली रेखा को ये PQ वाली रेखा अर्ध विभाजित करेगी। ये प्रूफ किए थे हम लोगों, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग प्रूफ किए थे, ठीक है, याद होगा आप लोग को, हमने इसको वेक्टर की मदद से प्रूफ किया था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को अर्ध या कहें ये रेखा इसको अर्ध विभाजित करती है, आधे आधे में तोड़ देती है, ठीक है। वैसे ही यदि इस B वाले से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं तो ये जो रेखा जाएगी ना, ये रेखा वो क्या करेगी, इसको अर्ध डिवाइड करेगी। जो BQ को मिलाने वाली रेखा है ना, वो PR उसको अर्ध डिवाइड करेगी। अब कहने का क्या मतलब निकलता है, यहां से आप लोग देखिएगा, कहने का क्या मतलब निकलता है, ये चीज देखिएगा। यदि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपको x a y a z a का निर्देशांक, बारी बारी से तो शीर्ष के निर्देशांक निकालेंगे। अब मान लेते हैं हमें क्या निकालना है, A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक निकालना। बिंदु A जो क्या है, x a y a और z a है, ये हमें निकालना है A के निर्देशांक के लिए। क्या करेंगे, सोचिए। अब हमें इस वाले बिंदु का निर्देशांक और यहां से देखिए तो इस वाले बिंदु का निर्देशांक और इस वाले बिंदु का निर्देशांक, ये भी तो इस रेखा के मध्य बिंदु है कि नहीं।
ये जो है इस रेखा का मध्य बिंदु है, उसी तरह ये जो है इस रेखा का मध्य बिंदु है, और उसी तरह ये जो है इस रेखा का मध्य बिंदु है। अब हम इससे भी कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम है, इसका नाम हम मान लेते हैं, इसका नाम हम मान लेते हैं आपका कुछ भी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, इसका इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं। यदि हम पॉइंट ए का निर्देशांक देखने की कोशिश करें, एक बिंदु स्मॉल ए का निर्देशांक यदि निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, आप लोग बताइए। बिंदु ए का निर्देशांक कैसे निकलेगा? दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, क्या निकलेगा? आपका ए का निर्देशांक निकल के आ जाएगा 0 + 1/2 निकलेगा कि नहीं? मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक मैंने बताया था x बराबर x1 + x2/2। इस बिंदु के लिए ये x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 z2 हुआ कि नहीं? तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो गया? 0 + 1/2 इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। ये स्मॉल यक्से की वैल्यू है, स्मॉल यक्से की वैल्यू है, ठीक है। उसी तरह स्मॉल वाई भी, इसी तरह हम क्या करते हैं, दूसरे वाले वाई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई ए की वैल्यू यहां से 5 + 4/2 यानी 9/2 आया कि नहीं? 5 + 4/2 इक्वल टू 9/2। अब यहां से देखना हम क्या निकालेंगे? जेड ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ए बिंदु ए के तो 3 x y z 3 नियामक होंगे ना, तो तीनों नियामक को हम लोग निकालेंगे। अब यहां से देखिएगा जेड में क्या हो जाएगा? -1 + -2 यानी कि -2/2। ये क्या हो गया? -3/2 हुआ कि नहीं? -3/2 आपको यक्से वाई और जेड ए मिल गया। क्या मिल गया? यक्से वाई ए और आपको जेड ए मिल गया। स्मॉल, याद रखिएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। क्या इसके नियामक मिल गए? 1/2, 9/2 और -3/2। ये क्या है? इसके नियामक है। अब देखिएगा ये जो नियामक निकल के आए हैं यक्से वाई ए जेड ए, ये क्या है? ये आपका बिंदु ए और बिंदु आर को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है कि नहीं? बिंदु ए और बिंदु आर को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो यहां से क्या हो जाएगा? यदि हमें ए का निर्देशांक चाहिए, हमें क्या चाहिए? ए का निर्देशांक चाहिए, तो आपका हो जाएगा यहां से, और छोटा करते हैं, हाँ, ये आपका हो जाएगा यक्स ए + 2/2 इक्वल टू। अब देखिएगा इन दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक हम निकाल रहे हैं। यदि यक्स ए की बात करें, पहले वाले नियामक की यक्स एक्सिस के नियामक की बात करें, तो यक्सी + 2/2 इसकी वैल्यू, इसके मध्य बिंदु का मान तो हमें पता ही है ना, मध्य बिंदु निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यक्से की यक्स अक्ष की लंबाई पता है, नियामक पता है कितना? 1/2। तो क्या यहां से यक्से की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? यक्से की वैल्यू कितनी हो गई? यहां ध्यान देना, कैपिटल ए है, ठीक है। अब देखो कोई क्वेश्चन लगाने के लिए आपको तो मानना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट को तो आपको मानना ही पड़ेगा, इसलिए हमने इन सभी पॉइंट्स को कुछ ना कुछ मान लिया। अगर आपको कुछ अलग तरीके से मानना है तो आप अलग तरीके से मान सकते हो, ठीक है। तो यक्से बराबर कितना हो गया? ये आपका हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 - 2, तो क्या हो गया? आपकी वैल्यू -1 हो गई। तो यक्से की वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गई, ठीक है। यहां से क्या हो गई? -1 हो गई। अब देखिएगा उसी तरह हम क्या करते हैं? उसी तरह हम यक्स वाई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई ए प्लस, यहां पे ध्यान देना, 3 है, 3/2 इसका मध्य बिंदु कितना आया है? 9/2 आया है, 9/2। तो यहां से हम वाई ए निकाल लेते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल ए निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट, 9, 3 इधर जाएगा तो ये आपका 6 आ जाएगा। वाई ए की वैल्यू 6 आ गई। उसी तरह हम क्या करते हैं, यहां से हम
जेड ए प्लस 4/2 इक्वल टू इसका क्या है मध्य बिंदु -3/2। तो यहां से जेड ए की वैल्यू कितनी निकल गई, जेड ए की वैल्यू निकल गई -3 -4 चला जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा -7। यानी हमें यक्स ए, वाई ए और जेड ए का नियामक पता चल गया। कितना कितना मिल गया हमें नियामक, हमें शीर्ष के नियामक ही तो पता करने हैं, निर्देशांक ही तो पता करने हैं। तो बिंदु ए यानी शीर्ष जो त्रिभुज का सबसे ऊपर वाला शीर्ष है बिंदु ए, उसका नियामक हमें पता चल गया, उसका निर्देशांक पता चल गया कितना, -1 6 -7। क्लियर है, पता चल गया। सेम उसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, एक्स बी वाई बी जेड बी का मान निकालेंगे। सेम उसी प्रोसेस से एक्स सी वाई सी जेड सी का मान निकालेंगे। अब देखो आपको एक्स बी वाई बी जेड बी का मान निकालना है, तो उससे पहले आपको पॉइंट बी के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। पॉइंट इस आपके स्मॉल बी के निर्देशांक, इस वाले पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। कैसे निकलेगा, इस वाले पॉइंट का निर्देशांक इन दोनों का मध्य बिंदु है। वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे सेम इसी प्रोसेस से। जैसे यहां से बिंदु ए का निर्देशांक निकाले हैं, ठीक है, यहां से बिंदु ए का निर्देशांक निकाले हैं। अब क्या करेंगे, बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के निर्देशांक के लिए हम इस बिंदु स्मॉल बी के निर्देशांक निकालेंगे। निकालने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्मॉल बी, वाई स्मॉल बी, जेड स्मॉल बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसी प्रकार हम कैपिटल बी, जो एक्स बी है कैपिटल बी है, वाई कैपिटल बी है, जेड कैपिटल बी है, तो इस बी और क्यू वाले पॉइंट को हम लेकर के चलेंगे। इन दोनों का मध्य बिंदु बी है, इन दोनों का मध्य बिंदु बी है, तो इसके एक्स अक्ष के नियामक को जोड़ के आधे को बी के एक्स अक्ष के नियामक के बराबर रख देंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम एक्स कैपिटल बी, वाई कैपिटल बी, जेड कैपिटल बी की वैल्यू निकालेंगे। सेम उसी तरह से एक्स कैपिटल सी, वाई कैपिटल सी, जेड कैपिटल सी के लिए हमें पॉइंट स्मॉल सी की वैल्यू निकालनी होगी। सेम उसी तरह से अब क्या कर नहीं लोगे आप लोग, 100% कर लोगे। जैसे हम लोगों ने यक्स ए, यक्स बी, यक्स सी के नियामक निकाले, एक शीर्ष बिंदु ए वाले शीर्ष के निर्देशांक निकाल लिए। किसके निर्देशांक, बिंदु ए वाले शीर्ष के निर्देशांक निकाल लिए। उसी तरह आप बिंदु बी वाले शीर्ष के निर्देशांक निकाल लीजिएगा, बिंदु सी वाले शीर्ष के निर्देशांक। एक बार आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। करने की जरूरत पड़ेगी, हमें नहीं लग रहा, अगर करने की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है ना इस क्वेश्चन में कि कैसे बी और सी के निकलेंगे, मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कुछ करना है नहीं, अब तो प्रैक्टिस आपको भी करना है, इसके अगले वाला आप भी कर देगा। सेम इसी प्रोसेस, स्मॉल बी का, फिर स्मॉल कैपिटल बी एक्स का, फिर उसी तरह स्मॉल सी का निकाल लीजिएगा। उसके अनुसार आप कैपिटल एक्स सी, वाई सी और जेड सी का निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर फिर भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, या आप लोग जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके बोल दीजिएगा कि मैम से बोल दें कि इस क्वेश्चन को आप पूरा लगा के बता दें, हम आप लोग को ऐप पे प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ, ठीक है। चलिए, हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां पे लिख दे रही हूं मैं, सेम इसी तरह एक्स बी, वाई बी और जेड बी का निकालना है, और एक्स सी, वाई सी और जेड सी का निकालना है। इसके लिए हमें स्मॉल बी का निर्देशांक निकालना होगा, और इसके लिए हमें स्मॉल सी का निर्देशांक निकालना होगा। क्लियर है, चलो इतना हिंट तो दे दी, ठीक है, इतना हिंट तो मैं आप लोग को दे दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओहो, केंद्रक बहुत सिंपल है। केंद्रक मैंने आप लोग को क्या बताया था, जो स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि केंद्रक कैसे निकलता है। मान लीजिए ये क्या है, आपका कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है ए, बी और सी। केंद्रक क्या होता है,
सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दीजिए। इस वाले शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दीजिए। इस वाले शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है, ये जो पॉइंट मिलता है तीनों शीर्ष से तीनों मध्य भुजाओं को मिलाने पर आपको एक पॉइंट मिलता है, और इसी पॉइंट को नाम दिया जाता है क्या? इसी पॉइंट को नाम दिया जाता है केंद्रक का। क्या नाम दिया जाता है? केंद्रक का। ठीक है, अब आपको ए बी सी के निर्देशांक दिए हुए हैं, केंद्रक का निर्देशांक आपको क्या करना है? पता करना है। मान लेते हैं केंद्रक का निर्देशांक x y और z है। ठीक है, मान लेते हैं केंद्रक का निर्देशांक x y z है। इसका निर्देशांक क्या है आपका? x a y a z a है। इसका निर्देशांक क्या है? x b y b z b है। इसका निर्देशांक क्या है आपका? x c y c और क्या? z c है। ठीक है, अब केंद्रक का निर्देशांक यानी x y z का निर्देशांक आपको पता करना है, तो x का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x का निर्देशांक आपका हो जाएगा xc प्लस xb प्लस xc अपान 3। जैसे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते थे तो xa प्लस xb अपान 2 करते थे, उसी प्रकार जब केंद्रक का निकालेंगे तो xa प्लस xb प्लस xc अपान 3। ठीक है, उसी तरह हम जब y का निर्देशांक निकालेंगे तो ya प्लस yb प्लस yc अपान 3। उसी प्रकार z का निकालेंगे za प्लस zb प्लस zc बाई 3। एक नंबर का जब भी केंद्रक पूछेगा एक नंबर से ज्यादा नहीं पूछ सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में जो दिया है xa ya za का वैल्यू या xb yb zb की वैल्यू, ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो x का मान निकालना है, क्या हो जाएगा? केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक मान लेते हैं केंद्रक O है, तो O का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x y z। क्या हो जाएगा? x बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 प्लस 2 अपान 3। कितना हो गया? ये आपका हो गया 1/3। ठीक है, कितना हो गया? 1/2। तीनों को जोड़ दिए हम, 2 से कैंसिल, 1/3। y का निर्देशांक निकाल लेते हैं 1 प्लस 4 प्लस 2/3 यानी 7/3। उसी तरह हम क्या निकाल लेते हैं? z का निर्देशांक निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस 5 अपान 3 यानी ये क्या हो गया? 7/3। ये भी 7/3, ये भी 7/3 हो गया। यानी x y z का नियामक जो मिला वो मिला 1/3, 7/3 और 7/3। ये क्या मिल गए? इसके नियामक मिल गए। ये आपका xa था, ya था और za था। ये xb था, yb था, zb था। xc था, yc zc था। मैंने वैल्यू रखा, आपके x y z के नियामक मिल गए। क्या मिल गए? x y z के आपके नियामक मिल गए। कितना? 1/3, 7/3 और 7/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी रेखा के दिक् अनुपात दिए हुए हैं, उसकी द्विकोजिया निकालें। मैंने आप लोग को बताया था और ये सब हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। दिक् अनुपात जिसे हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, क्या होता है? ये आपका दिक् अनुपात होता है, दिक् अनुपात होता है। ठीक है, दिक्कोजिया क्या होती है? यल, यम और यन क्या होती है? दिक्कोजियाएं होती हैं, दिक्कोजियाएं होती हैं। ठीक है, यल बराबर क्या होता है? कॉस अल्फा होता है, यम बराबर कॉस बीटा होता है और यन बराबर कॉस गामा होता है। ठीक है, अब देखो हमें दिक्कोजियाएं यानी यल, यम और यन की वैल्यू निकालना है। दिक् अनुपात दिया हुआ है, आपको पता है यल का मान या आप कहो कॉस अल्फा का मान कैसे निकलता है? कॉस अल्फा यानी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ कोण बनाता है कॉस अल्फा। तो यल बराबर क्या होता है? ए बी सी, ए बी सी। तो ए अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे? यम का मान निकालेंगे यानी कॉस बीटा का मान निकालेंगे, जिसे हम यम से डिनोट करते हैं। तो ये वाई एक्सिस पे होता है, जनरली एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस की दूरी बी और जेड एक्सिस की दूरी आप लोग
सी मान के चलते हो, ठीक है। तो b अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह हम क्या करेंगे, कॉस गामा की वैल्यू देखेंगे, कॉस गामा की वैल्यू जिसे हम यन से डिनोट करते हैं, तो सी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग यहां से, अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा। आपको दिक अनुपात दिए हुए हैं, दिक अनुपात क्या है, यहाँ पे ए बी सी है, जिसकी वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू आपकी 4। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में नहीं निकल जाएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 प्लस 9 प्लस यहाँ पे 16, ठीक है, ये आपका हो गया। और यहां से क्या हो गया, ये आपका रूट 29 हो गया, हुआ कि नहीं, रूट 29 हो गया। चलिए अब यहां से क्या होगा, ए की वैल्यू आपको पता है 2 अपान रूट 29, यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी द्विकोज्या की आपकी, देखिए बी की वैल्यू 3 है, 3 अपान रूट 29, सी की वैल्यू 4 है, 4 अपान रूट 29। आपको यही पूछा था, यल यम और यन की वैल्यू दिक्कोज्याएं पूछा हुआ था, दिक अनुपात दिया हुआ था, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आप लोग के पूछे जाएंगे। 2 बिंदु दिए हुए, इनको मिलाने वाली रेखा की दिक अनुपात तथा दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। यहां पे देखिए 7 1 2 1 मान लेते हैं, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ठीक है। बी वाला बिंदु क्या है 1 -1 5। दिक अनुपात निकालना है, ये आपका x1 है, ये y1 है, z1 है, उसी तरह ये x2 है, y2 है और z2 है। दिक अनुपात निकालना है, तो दिक अनुपात आपका ए बी सी, तो ए का मान कैसे निकलता है x2 माइनस x1 से, बी का मान कैसे निकलता है y2 माइनस y1 से, सी का मान कैसे निकलता है z2 माइनस z1 से। ये क्या होता है, दिक अनुपात होता है। क्या होता है, दिक अनुपात, 2 बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा का दिक अनुपात ए बी सी, जो कि हम x2 माइनस x1 बराबर ए, y2 माइनस y1 बराबर बी और z2 माइनस z1 बराबर सी। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं, x1 की वैल्यू 7, सॉरी x2 की वैल्यू 1 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया -6 हो गया। b की वैल्यू कितनी हो गई -1 माइनस 1 इक्वल टू -2 हो गई, ठीक है। c की वैल्यू आपकी हो गई 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, यानी ए बी सी दिक अनुपात आपके कितने आ गए, आपके दिक अनुपात आ गए -6 -2 और 3, ठीक है। उसी तरह दिक्कोज्याएं निकालनी है, नहीं निकालोगे दिक्कोज्या क्या आप लोग नहीं निकाल लोगे, 2 बिंदु हैं उनकी दिक्कोज्याएं निकालनी है, यल यम यन निकालना है। तो यल के लिए a अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यम के लिए b अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यन के लिए c अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कर लोगे ना, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने किया था। क्या फायदा, दिक्कोज्या आप लोग क्या करना, निकाल लेना, ठीक है। यल यम और यन की वैल्यू, ठीक है, यल यम और यन की वैल्यू निकाल लेना। यल बराबर ए अपान रूट, यहाँ पे बी अपान रूट और यन बराबर सी अपान रूट, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैसे ही बी अपान इतना इतना, ठीक है, आप लोग कर लेना, ठीक है, होमवर्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन रेखाओं का समीकरण, सॉरी उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, यानी थीटा एंगल पूछ रहा है। कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक अनुपात दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, दिक अनुपात दिए हुए हैं। अब क्या करना है, दिक अनुपात, अब देखो दिक अनुपात दिया है, यानी A1 B1 और C1 की वैल्यू दी हुई है, ये A2 B2 और C2 की वैल्यू दी हुई है। ये एक रेखा का दिक अनुपात है, और क्या है, ये आपका क्या है, दूसरी वाली रेखा का दिक अनुपात है। और उन दो रेखाओं के बीच का आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है, या कहें थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा निकालना है, ठीक है। दो रेखाओं के
जो अगर आपस में मिलती है तो उनके बीच कितना एंगल बनता है वो एंगल पूछ रहा है, और उन दोनों रेखाओं के दिक अनुपात दे दिया है। कोण कैसे निकलता है, आपको पता है cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। तो L के लिए आपको पता है A अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह L2 बराबर L1 बराबर, सॉरी ये कैसे हो गया, हाँ L1 बराबर A1 अपान रूट A1 प्लस B1 प्लस C1 का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। L2 बराबर A2 अपान रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, यदि दिक अनुपात दिया हुआ है तो दिक अनुपात की कंडीशन में cos थीटा का एक और फार्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये होता है क्या, एंगल निकालने का। A1 A2 की वैल्यू दिया है, B1 B2 की C1 C2 वैल्यू रखना, आप लोग को क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या इसको करने की जरूरत है, मैं चाहती हूँ ये सब क्वेश्चन बताने की जरूरत है, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन के हिंट दे सकती हूँ। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सब क्वेश्चन तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़े ही थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मस्त क्वेश्चन, ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक रेखा x y अक्षों की धनात्मक दिशाओं से क्रमशः π/4 π/3 कोण बनाती है, किससे, x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ। x एक्सिस के साथ π/4, y एक्सिस के साथ π/3 कोण बनाती है, एंगल बनाती है। तो इसका z अक्ष से एंगल बताइए। अब x एक्स से एंगल दे दिया है, y एक्स से एंगल दे दिया, आपको z अक्ष से एंगल निकालना है। तो यहां से देखिएगा, माना रेखा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है, ठीक है। आपको एक चीज पता है, क्या पता है, आपको एक चीज पता है जो हम लोगों ने प्रूव किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और इसी यल को हम कॉस अल्फा कहते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। वही एंगल में जब कोसाइन के साथ वही एंगल लिखा जाता है तो वो क्या होता है, आपका यल यम दिक्कोज्याएं बन जाती हैं। तो उन दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग जो होता है ये 1 होता है। इसको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में प्रूव कराया था, इस सेमेस्टर में आप लोग के नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखो, आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है, बीटा की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है, दिया है x एक्सिस के साथ π/4, यानी यहां से देखो तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू दी हुई है π/4, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू दी हुई है। देखो y एक्स के साथ ही तो बीटा कोण बनाता है, ठीक है। जैसे ये आपका x एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तीनों 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो कोई रेखा मान लेते हैं, कोई रेखा है, इसके साथ अल्फा, इसके साथ बीटा और इसके साथ क्या, गामा कोण बनाती है, ठीक है। तो देखो, जो रेखा x एक्सिस के साथ बनाई यानी अल्फा का जो कोण बना वो π/4, बीटा के साथ जो यानी y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है और बीटा का मान दिया है π/3, और गामा की वैल्यू यानी z अक्ष से कितना एंगल बनाती है, सॉरी ई बार मैं लैम्डा लिख दे रही हूँ, ठीक है। गामा की वैल्यू आपको क्या है, पूछ रहा है, यानी z एक्सिस के साथ एंगल कितना, गामा, और गामा की वैल्यू भी पूछ रहा है। चलो cos π/4 जल्दी से बताओ, सॉरी कैसे बता सकते हो, मैं ही बताती हूँ। cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/4 का मतलब cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos π/3,
पाई बाई 3 का मतलब क्या, आपका 60 डिग्री, क्या cos 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। चलो यहां से ये क्या हो गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहां से cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी हो गई, आपकी cos स्क्वायर गामा की वैल्यू हो गई, यहां से देख लो, तो ये आपका हो गया 4 और यहां से 2 + 1, ठीक है 2 + 1 इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो गया cos स्क्वायर गामा की जो वैल्यू निकली 1 - 3/4 निकली, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4, दोनों तरफ वर्ग ले लो तो इसका मान हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। अब यहां से देखो तो गामा बराबर देखें तो cos इनवर्स 1/2 होगा, और 1/2 cos के फॉर्म में किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है, किसका cos 60 डिग्री का। तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई बाई क्या 1/2 cos 60 डिग्री यानी π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, π/3, यानी जो गामा का मान आया जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो बनाया π/3, क्या बनाया π/3 बनाया, ठीक है। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया cos 60 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो इसे हम cos π/3 लिख सकते हैं। cos इनवर्स cos कैंसिल, आपका क्या बचा, इनपुट बचा π/3, यानी जेड एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है वो आपका बना रहा है जेड अक्ष के साथ कोण गामा बराबर π/3। तो एक्स एक्सिस के साथ भी पता चल गया, वाई एक्सिस के साथ भी पता चल गया, और जेड एक्सिस के साथ भी आप लोग का पता चल गया है कि नहीं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज ये चैप्टर खत्म करके ही रहेंगे, ठीक है, ये चैप्टर आज खत्म ही करके रहेंगे। साबित करें यानी प्रूफ करना है कि बिंदु इतना तथा इतना इतना तथा 4 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, 4 बिंदु दिया है, बिंदु ये वो तथा दूसरा बिंदु ये वो से जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर, यानी ये दोनों बिंदु से एक रेखा जा रही है और इस बिंदु से एक रेखा जा रही है। प्रूव करना है कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में समानांतर हैं। क्या है, मान लेते हैं बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है और बिंदु डी है, ठीक है, 4 बिंदु हैं। क्या रहा है, प्रूफ क्या कर रहा है कि ए बी जो है वो समानांतर है किसके, सी डी के। बिंदु ए बिंदु बी से जाने वाली रेखा समानांतर है बिंदु सी और बिंदु डी से जाने वाली रेखा की, ये आपको प्रूफ करना है। अब यहां से देखिएगा, आपको ए का निर्देशांक दिया है 4 7 8, ठीक है, बी का निर्देशांक दिया है 2 3 4, ठीक है। यहां से आप क्या कर देना, दिक अनुपात नहीं निकालोगे, स्मॉल ए दिक अनुपात क्या होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, वैल्यू नहीं निकालोगे। स्मॉल ए की वैल्यू x2 - x1 होता है, जिसके अकॉर्डिंग इसे x1 y1 और z1 मानो, इसको x2 y2 और z2 मानो, तो क्या हो जाएगा 2 - 4 = -2, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 3 - 7 = -4 होगा कि नहीं। c बराबर कितना हो जाएगा 4 - 8 = -4 होगा कि नहीं। अब हमें ए बी सी के पता चल गई, जो फर्स्ट वाली रेखा है ए बी वाली रेखा, उसका दिक अनुपात हमें क्या चल गया, पता चल गया। क्या पता चल गया, दिक अनुपात। उन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का दिक अनुपात हमने पता लगा लिया। वैसे सी की बात करें तो सी का नियामक कितना है, -1 -2 1, और डी का नियामक कितना है 1 2 5।
अब यहां पर भी हम क्या निकाल लेते हैं, दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। दिक् अनुपात कितना हो जाएगा, दिक् अनुपात मान लेते हैं ये आपका A1 B1 C1 है, तो इसको मान लेते हैं A2 B2 और C2। कितना हो जाएगा, A2 का मान 1 माइनस माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। यहां से देखना 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा। यहां से 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हमें A2 B2 C2 का भी मान पता चल गया। अब पूछा क्या है कि दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर हैं, ये आपको प्रूव करना है। आपको मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में दिखाया था कि समानांतर होने की कंडीशन क्या होती है, समानांतर होने का प्रतिबंध। कैसे हम पता कर सकते हैं कि वो समानांतर है कि नहीं है। इसके लिए A1 अपान A2 बराबर होना चाहिए B1 अपान B2 के बराबर होना चाहिए C1 अपान C2 के। यदि ऐसा कंडीशन निकल के आता है तो क्या है, ये दोनों रेखा आपस में समानांतर हैं। चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं यहां से क्या बराबर सब आ रहे हैं। A1 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू 4, C1 की वैल्यू कितनी -4 और C2 की वैल्यू 4। कितना आ गया, -1 -1 -1। क्या समानांतर है, बिल्कुल है। कंडीशन है समानांतर होने की कि दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात, दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात जो आपस में बराबर हैं, दिक् अनुपात जैसे x एक्सिस के दिक् अनुपात, y एक्सिस के दिक् अनुपात और z एक्सिस के दिक् अनुपात का अनुपात जो है, दिक् अनुपात का अनुपात यदि आपस में बराबर निकलता है तो क्या है, वो दोनों रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। तो समानांतर प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोग के स्टार्टिंग में बताया था समानांतर होने के, लंब होने के प्रतिबंध। यहां से देखिए, साबित करें कि मूल बिंदु को इतने से मिलाने वाली सरल रेखा तथा बिंदु इतने इतने से जाने वाली रेखा पर लंब है। यानी इन दोनों से जो रेखा जा रही है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मूल बिंदु ए मान लेना 0 0 0 दिया है, बी का मान दिया है 2 1 1। यहां से आप A1 B1 C1 निकाल लेना। ठीक है, वैसे आप C का देख लेना, 3 5 -1 दिया है। और क्या दिया है, मान लो कि AB जो लंब है किस पे, CD पर। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, D के निर्देशांक दिए हुए हैं 4 3 -1। तो यहां से आप A2 B2 और C2 की वैल्यू निकाल लेना। निकाल लोगे कि नहीं, ठीक है, निकाल लेना। अब देखो लंब होने का क्या प्रतिबंध है, ये भी देख लो। निकालने के बाद लंब, चूंकि लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का प्रतिबंध A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 आना चाहिए। लंब होने के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। किसके बराबर, 0 के। तो आप A1 की वैल्यू निकालना, B1 की, C1 की, A2 की, B2 की, C2 की मल्टीप्लाई करके जोड़ देना। यदि 0 के बराबर आ जाता है, क्या कहोगे, AB लंब है CD पर। ठीक है, एक रेखा दूसरे रेखा पर लंब है। हो जाएगा कि नहीं, अरे अच्छे बच्चे हो, कर ले जाओगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। यदि A B C D 4 बिंदु दिए हुए हैं, 4 बिंदु हो तो रेखाखंड AB, पॉइंट दे दिया है। ठीक है, A और B से मिलाने वाली रेखा, C और D को मिलाने वाली रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करें। यानी AB का रेखा CD पर प्रक्षेप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रक्षेप। अब देखो AB का फार्मूला होता है, यहीं से हम देख लेते हैं। AB का CD पर जो प्रक्षेप निकलेगा कैसे निकलेगा, ठीक है, कैसे निकलेगा। ये आपका होता है x2 माइनस x1 यल प्लस y2 माइनस y1 यम
प्लस Z2 माइनस Z1 यन, और किसमें, मॉड में, यानी प्रक्षेप की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हमेशा होगी। इसके लिए क्या किया जाता है, इसको मॉड के अंदर रखा जाता है। अब ये x2 x1 क्या है, x2 x1 जो है, y2 y1 जो है, z2 z1 जो है, वो ए बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के निर्देशांक है। पॉइंट ए का निर्देशांक x1 y1 और z1, पॉइंट बी का निर्देशांक x2 y2 z2 जो कि क्वेश्चन में दिया है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 वैल्यू मिल गई। और यल यम यन क्या है, x1 y1 z1 a और x2 y2 z2 b के निर्देशांक है, ये जो कि दिया हुआ है। अब यल यम क्या है, यल यम और यन जो है वो आपके सीडी के दिक् कोज्या हैं। क्या है, दिक् कोज्या है। अब दिक् कोज्या कैसे निकलेगा, ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, निकालने की तो जरूरत है ही। दिक् कोज्या कैसे निकलेगा, सीडी वाले देखेंगे, क्या देखेंगे, सीडी वाले पॉइंट को देखेंगे, यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, A1 B1 और A B और C की वैल्यू निकालेंगे। यहां से A की वैल्यू के लिए 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा, B की वैल्यू 4 - 2 2 आ जाएगा, C की वैल्यू 1 - 3 -2 आ जाएगा। ठीक है, A B C की वैल्यू हो गई। यल की वैल्यू के लिए A/√A² + B² + C², यम के लिए B/√A² + B² + C²। आपको पता है यल यम यन की वैल्यू निकाल दीजिएगा, किसकी, यल यम CD के दिक् कोज्या है, तो ये मत कि A B वाले में निकाल देना, ठीक है, CD वाले में निकालना। कैसे निकलेगा, यल का मान A निकाल लोगे ना, इन दोनों से A का मान निकाल लेना, B का निकाल लेना, C का निकाल लेना, यल यम यन की आपको वैल्यू मिल जाएगी। यल यम यन की पुट कर देना, x2 x1 सब दिया हुआ है, रख के मॉड के अंदर दे देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है, मैं चाहती तो इसको छोड़ देती, लेकिन हिंट दे दी, और हिंट देने के बाद मुझे विश्वास है कि आप लोग कर ले जाओगे। यल मैंने साफ साफ लिख भी दिया है, ये ए बी के निर्देशांक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट दिख रहा है। यल यम CD के दिक् कोज्या है, जिसको आप निकाल सकते हो। चलो थोड़ा सा और मेहनत कर देती हूँ, लेकिन पूरा नहीं करूंगी, ठीक है। यल के लिए A/√A² + B² + C², ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना है, A का मान कैसे निकलेगा, A का मान कैसे निकलेगा, बिंदु CD को देखते हुए, बिंदु C और D को देखते हुए क्या हो जाएगा, A का मान 2 - 1 1 हो जाएगा, B का मान 4 - 2 2 हो जाएगा, C का मान 1 - 3 -2 हो जाएगा। ABC का मान निकल गया, यहां से निकाल लेना। यम का मान निकाल लेना, B/√A² + B² + C², और उसी तरह आप लोग क्या निकाल लेना, यन का मान निकाल लेना, C/√A² + B² + C²। यल यम यन के वैल्यू निकल के आ जाएंगे। इसी वाले फार्मूले में आपको क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है। यही आपका फार्मूला है प्रक्षेप निकालने का, ठीक है। तो पॉइंट इन स्पेस में बिंदु वाला चैप्टर द एंड हो गया। 2 चैप्टर बचा है आपका, समतल और सरल रेखा। समतल कल तक खत्म हो जाएगा पूरा, सरल रेखा बचेगा, वो भी मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप लोग की खत्म हो जाए। 2 दिन की क्लास में आप लोग की श्योर कहती हूँ मैथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद जून के महीने में सिर्फ रिवाइज होगा हम लोगों का बहुत ही अच्छे से, जितने पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके फार्मूले के भी सीरीज में लेकर के आऊंगी, तो तैयार रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ तैयार रहिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। सभी पीडीएफ मैंने बोला था एक ही बार में मैं अपने ऑपरेटर को बैठाऊंगी, सारे के सारे पीडीएफ में अपलोड करा दूंगी। मैं भी फ्री रहूंगी और पूरे पढ़ा के भी फ्री रहूंगी, अपलोड करा दूंगी। 2 दिन का टाइम दूंगी, आप लोग पूरा पीडीएफ रिवाइज कर लीजिएगा। बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा मैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही आप लोग को एक बार और हिंट दे करके शॉर्ट में समझा दिया करूंगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास को इतने भी समाप्त करते हैं, चैप्टर भी खत्म हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।